5 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच अहम खबर ये कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की वजह से देश के कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन के बाद भी तबलीग के मुख्यालय में करीब 2000 लोग रह रहे थे। अब मुख्यालय के अंदर की भी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखा है कि तबलीग मुख्यालय के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग जमीन पर बैठे हुए थे। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और ना ही साफ सफाई। ये तस्वीरें तबलीग से जुड़े लोगों के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। कोरोना वायरस के कहर के बीच झुंड बनाकर बैठे इन लोगों ने हर चेतावनी, हर निर्देश का उल्लंघन किया है। कोरोना के खतरे को खुलकर दावत दी है। इन तस्वीरों के जरिए ये जाना जा सकता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में तबलीगी मुख्यालय से निकले करीब 2000 लोगों में 350 से ज्यादा लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और उनका इलाज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराकर करवाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के जितने भी मरीज मिले हैं उनमें 24 पॉजिटिव केस तबलीगी जमात के हैं। और दिल्ली से दीपक बिश, साथ ही दिल्ली से ही नीरज कुमार और इसके अलावा मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये तस्वीरें डराती हैं और ये बताती हैं कि कोरोना के जिस संकट से हम लड़ रहे हैं, इन लोगों ने कितना कमजोर किया है उस लड़ाई को। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, क्योंकि जो वीडियो अब सामने आए हैं और उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि हर मंजिल पर, क्योंकि 6 मंजिला ये इमारत है और लगभग 100 साल पुरानी इमारत है, और यहाँ पर जिस तरह से अंदर इन लोगों को रखा गया था और एक दूसरे से नज़दीक रहकर ये लोग वहाँ पर रह रहे थे और इसको लेकर बिल्कुल भी संजीदगी नहीं दिखाई दी थी। और जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने देखना चाहिए था, क्योंकि पहले ही 16 मार्च को जब सरकार कह चुकी है धारा 144 लागू है, उसके बाद भी लोग 20 से ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। और पुलिस के पास अब ये वीडियो आया है, इसके आधार पर तस्दीक की जा रही है, क्योंकि इन लोगों को तलाशना अभी बहुत मुश्किल एक टास्क कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली समेत पूरे देश में अलग अलग जगह पर ये लोग गए हैं। तो कुल मिला के पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल जो मौलाना साद हैं उसको तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही इस पूरे मामले पर पुलिस को सही जानकारी देगा। लेकिन साथ ही जो और लोग हैं, ये जहाँ जहाँ गए हैं, जितने भी ये लोग आए थे जहाँ जहाँ से, क्योंकि इसमें कई अलग अलग विदेशी लोग भी आए थे और उनको भी तलाशना जरूरी है, क्योंकि वो लोग दिल्ली और दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। तो कुल मिला के आप हमारे साथ बने रहिए, नीरज आप भी हमारे साथ रहिए और साथ ही विवेक आप भी हमारे साथ रहिए। इस बीच खबर यह है कि तबलीगी जमात के मुख्यालय के तस्वीरें जो सामने आई हैं वो कोरोना के बढ़ते खतरे को और गहरा रही हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने भी दावा किया है कि तबलीग के मुख्यालय में हुए कार्यक्रम की वजह से पूरे देश में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो मामले सामने आए हैं उनमें ज्यादातर मामले मरकज से जुड़े हैं। कल से आज तक में 386 दैट इज 386 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। टोटल 38 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अगर हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। अब तक 132 लोग जो कोविड-19 कंफर्म केसेस थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। में नहीं गया है, 18 लोगों की अभी और जांच चल रही है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी कोरोना दिल्ली में उस तरह से फैलने नहीं लगा है, स्थिति अभी नियंत्रण में नज़र आती है। आज मैंने डॉक्टर्स के साथ जो कोरोना के मरीज़ों की जांच कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उनका शुक्रिया अदा किया था। आप सब लोगों की तरफ से मैंने, दिल्ली के अपने सब लोगों की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का,
और भी जितने लोग वहाँ पे कोरोना के मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस टाइम इतनी ख़तरनाक बीमारी में उनके बीच में रह के उनकी सेवा करना बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों की तरफ से, पूरे देश के लोगों की तरफ से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था और उनको भरोसा दिलाया था कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। और आप लोगों की तरफ से मैंने डॉक्टर्स को, नर्सेज़ को, सबको कहा है कि जैसे एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर लड़ते हुए शहीद होता है, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, और दिल्ली सरकार ने की स्कीम है कि कोई भी अगर सिपाही शहीद होगा तो उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। आज हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हॉस्पिटल्स के अंदर फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, कोरोना के मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं, उनके बीच में रह के वो किसी भी तरह से उस सिपाही से उनका काम कम नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि उनके भी, भगवान ना करे, अभी ऐसी स्थिति भी नज़र नहीं आ रही कि हम उस स्टेज में पहुँचे हैं, भगवान ना करे, भगवान करे हमारे सारे डॉक्टर स्वस्थ रहें, हमारी सारी नर्सें स्वस्थ रहें, हमारे सारे कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं में जो कर्मचारी लगे हैं सभी स्वस्थ रहें, उनको कुछ ना हो। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है, अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनकी शहादत के बाद उनके परिवार को भी सरकार की तौर से, मैंने आप लोगों की तरफ से उनको कहा है कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को दी जाएगी। उसमें चाहे टेम्पोररी एम्प्लॉय हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, चाहे सरकारी अस्पताल का हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल का हो, सेवा सब लोग कर रहे हैं, कोई भी हो, उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। डॉक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी की थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर से मुझे बहुत अच्छे सुझाव मिले, असली तो वही बता सकते हैं ना, तो उनसे बहुत अच्छे सुझाव मिले। एक उन्होंने बताया कि उनको सिक्योरिटी की दिक्कत आ रही है, कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और उसमें दिक्कत ये आती है कि कोई भी उनको टच करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। सबको ये लगता है मुझे भी कोरोना हो जाएगा जब ऐसे पेशेंट्स वो होते हैं। कल राजीव गांधी हॉस्पिटल में एक पेशेंट ने कूद के ऊपर से आत्महत्या करने की कोशिश की, उसे डॉक्टर्स ने पकड़ के बचाया। सो मैंने होम सेक्रेटरी से बात की है, जितना भी पुलिस के इंतज़ाम की ज़रूरत है और जो भी इंतज़ाम है, हम वो सारे इंतज़ाम उनको सुरक्षा, डॉक्टर्स को सुरक्षा देने के लिए, पेशेंट्स को सुरक्षा देने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज़ के लिए, जितने भी वहाँ कर्मचारी हैं, क्योंकि ये सारे अब आइसोलेटेड हैं, इन सब के लिए हमने 5 स्टार होटल से डेली खाने का इंतज़ाम किया है। और डॉक्टर्स और नर्सेज़ चूँकि अभी अपने घर नहीं जा पाते, उनके लिए हमने एक 5 स्टार होटल में रहने का इंतज़ाम किया है ताकि उनको किसी भी तरह से तकलीफ़ ना हो। मैंने सबको, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये भी आश्वासन दिया है कि आपके परिवार की भी सारी जो भी दिक्कत होगी आप हमें बताइएगा, जो भी समस्या हो आपके परिवार का भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर्स ने एक कमी बताई कि PPE की कमी है और टेस्टिंग किट्स की कमी है, तो मैंने उन्हें बताया मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है, अपील किया है, सारी कंपनी से भी अपील की है। मैं केंद्र सरकार से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी से ज़्यादा PPE और टेस्टिंग किट्स हमें दे सकें, उससे डॉक्टर्स को और सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जितने लोगों के राशन कार्ड हैं उन लोगों को तो 71 लाख लोगों को हम प्रति व्यक्ति 7.5 किलो राशन बंटना चालू हो गया दुकानों पे। जिनके राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीब हैं, उनके लिए आज मैं हम ये सोच रहे थे उनको कैसे राशन दें, उनको कैसे चिन्हित करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही आदमी बार बार आके राशन ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्होंने राशन कार्ड पे भी ले लिया और अब यहाँ पे आके भी ले लिया। तो उसका पूरा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है और लगभग मोटे मोटे तौर पे हमें लगता है कि 10 लाख ऐसे लोग और हो सकते हैं जिनको, जो गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं है और जो राशन लेना चाहेंगे। तो जितने लोग ऐसे हैं जो राशन लेना चाहते हैं और जो गरीब हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाके तुरंत अप्लाई कर दें, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। बिल्कुल सिंपल है, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, MLA के यहाँ मदद ले सकते हैं, किसी की भी अपने आसपास की मदद ले सकते हैं। राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, उससे राशन कार्ड मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जब तक ये कोरोना चलेगा तब तक हर महीने आपको राशन मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें आप,
और जितने लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास कार्ड ना होते हुए भी हम लोग उनको राशन देंगे। तो आप लोग अभी से राशन कार्ड के लिए हमारे ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। और इधर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर देश के अलग अलग राज्यों में लौटे लोगों को केंद्र सरकार लगातार उनको एक्शन में लेती हुई कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही है। इस मुद्दे पर आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की है, जिसमें राज्यों को युद्ध स्तर पर तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे लोगों और उनसे संपर्क में आए लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही राज्यों से तबलीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित करने वाले और वीजा नियमों की अनदेखी कर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई करने को भी कहा है। नीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। नीरज, इतना आसान नहीं है उन लोगों से जुड़ना, उन लोगों से और कौन कौन लोग कांटेक्ट में आए हैं उनके बारे में पता करना, ये कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसे जितना जल्दी किया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय की तरफ से 28 मार्च को पत्र भेजा गया था सभी राज्यों को, और करीब ऐसे 20 राज्य हैं जहां तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले जो विदेशी मूल के लोग थे और अलग अलग राज्यों से जो इस जलसे में शामिल होने वाले आए थे, तो राज्यों की तरफ से उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मसला कितना महत्वपूर्ण और गंभीर है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज ही कैबिनेट सचिव ने तमाम राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बैठक की और तबलीगी जमात के मसले पर चर्चा की और उन्हें बताया कि जल्द से जल्द जो लोग तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने आए थे, चाहे वो विदेशी मूल के लोग हों या भारतीय हों, उनके राज्य से संबंधित हो, उनको ट्रेस किया जाए, क्योंकि खतरा जो है कोरोना वायरस के बढ़ने का इस जलसे के बाद बढ़ गया, इस खबर के आने के बाद बढ़ गया। तो कैबिनेट सचिव के स्तर पर वार्ता हुई है तमाम राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राज्य भी जो है इस पूरे मसले पर अपनी जो कोशिश है आने वाले कुछ ही घंटों में वो कोशिश बढ़ाएंगे, और ये लगातार प्रक्रिया जो है वो जारी है। खबर को आगे ट्रैक करते रहिए, जुड़ेंगे आगे भी आपसे। और इधर महाराष्ट्र में भी तबलीग जमात से जुड़े लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। अहमदनगर में तबलीगी जमात से जुड़े 34 लोग मिले हैं। तबलीगी से जुड़े इन 34 में 5 की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन 5 लोगों में 2 विदेशी नागरिक हैं, वहीं बाकी लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लॉकडाउन लागू करने के लिए कानून की धाराएं तो पुलिस वालों को ज़बानी याद हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए देश भर में पुलिस के अफसरों ने अब अनोखी तरकीब अपनाई। आम लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अफसरों ने गीत संगीत और शायरी का सहारा लेना शुरू कर दिया। और इसी इरादे से पंजाब के गुरदासपुर के बटाला कस्बे में इंस्पेक्टर बलदेव सिंह देवी अपनी गाड़ी पर लाउडस्पीकर बांधकर गश्त करने निकले। उनके गाने से पहले बाकायदा ऐलान भी किया गया। कोरोना नामराद बीमारी नूं ठल पाउण वास्ते एक बहुत वधिया गाना तैयार किया गया, जो कि पंजाबी ਜਾਂ सारे बटाला निवासी इन्हों सुन के ते अमल करो। इसके बाद इंस्पेक्टर ने पूरे सुर, लय और ताल के साथ लॉकडाउन का महत्व गाने के जरिए समझाया। आप अपने घर बैठो तुसी गल मन लो सरकारां दी। वहीं यूपी के कानपुर में पुलिस रिस्पांस व्हीकल पर तैनात कांस्टेबल लोकेश कुमार और राहुल यादव ने कविता के जरिए हाथ जोड़कर लोगों से घर में ही रहने की अपील की, जिसमें हेड कांस्टेबल वीरेंद्र यादव और महिला कांस्टेबल अनीता ने भी उनका साथ दिया। हाल महामारी की नहीं कोई दवाएं, लॉकडाउन ही एक उपाय, लोगों की अफवाहें ना अपनाएं, घर में अपनों का सहयोग निभाएं। फील्ड में ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले ही नहीं बल्कि ऑफिस से उनको दिशा निर्देश देने वाले आईपीएस अफसर भी सोशल डिस्टेंसिंग की गुजारिश करने के लिए शायराना अंदाज में सामने आए। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने महाराष्ट्र सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। अनिल देशमुख ने ऐसे हालात में कोरोना से जुड़े अप्रैल फूल के मैसेज भेजने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी। हमारे साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। अनिल जी, किस तरीके से आप आह्वान करेंगे लोगों को, केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए लोग घरों से न निकलें, और क्या क्या आह्वान महाराष्ट्र सरकार करती है? बार बार राज्य शासन की तरफ से
बार बार केंद्र शासन की तरफ से लोगों को गुजारिश की है, विनती की है कि घर में बैठिए, बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। आज मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि घर में बैठ के देश की सेवा करने का बेहतरीन मौका सबको मिला है। इस मौके को हाथ में से न जान दीजिए। सरकार इस युद्ध के खिलाफ में लड़ने के लिए जद्दोजहद से लगी हुई है, आप इसमें सहकार्य कीजिए। धन्यवाद। सर, एक सवाल ये है कि पुलिस विभाग पर कितना दबाव है और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में, और आज अप्रैल फूल है, आपने पहले भी आह्वान किया था कि अप्रैल फूल का जो मैसेज भेजेंगे, इस तरीके के जो मजाक करेंगे, वो सीरियस ऑफेंस के तौर पर होगा। ऐसा है कि हर साल अपन अप्रैल फूल मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने नज़दीकों के साथ में, लेकिन आज की घड़ी है बहुत कठिन घड़ी है। इस कठिन घड़ी में पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत देश जूझ रहा है, और ऐसी हालत में इस अप्रैल फूल के दिन आपके एसएमएस के जरिए, तुम्हारे व्हाट्सएप के जरिए और बाकी जो भी माध्यम है उसके जरिए ऐसी कुछ बात मत फैलाइए या ऐसी अफवाहें मत फैलाइए जिससे माहौल ख़राब हो सकता है। इसके लिए ये बात आप ख्याल रखिए। राज्य शासन की, हमारे पुलिस यंत्रणा की आपकी तरफ पूरी नज़र है। जो भी कोई पूरे महाराष्ट्र का, ये देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कोरोना वायरस की वजह से पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और बेरोजगारी के बड़े संकट की चेतावनी दी है। खासकर चीन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन में 2019 में जीडीपी विकास दर 6.1% थी, जो इस साल 3.8% रहने के आसार दिख रहे हैं। वो भी तब जब चीन कोरोना वायरस के संकट से पूरी ताकत लगाकर निपटे, वरना हालात और बिगड़े तो चीन में इस साल जीडीपी विकास दर 0.1% पर भी पहुंच सकती है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने आशंका जताई कि पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 17 देशों में कोरोना वायरस की वजह से 1,10,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। गुजरात में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीएम विजय रूपाणी डैशबोर्ड की मदद ले रहे हैं। सीएम रूपाणी डैशबोर्ड के जरिए पूरे गुजरात के हालात पर नजर रखे हुए हैं। डैशबोर्ड के मदद से सीएम रूपाणी कोरोना के खिलाफ गुजरात सरकार के एक्शन प्लान पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लॉकडाउन पर गुजरात सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसे भी सीएम रूपाणी डैशबोर्ड की मदद से चेक कर रहे हैं। सीएम रूपाणी अपने घर से ही डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इस दौरान सीएम रूपाणी पुलिस, डॉक्टर और कोरोना मरीजों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। पीएम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सीएम रूपाणी लॉकडाउन के बाद से घर से ही काम कर रहे हैं और डैश रूम के जरिए कोरोना के खिलाफ सरकारी कामकाज पर नजर रखे हुए हैं। सीएम डैशबोर्ड के जरिए पूरे गुजरात पर निगरानी बनाए रखे हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के सामने एक एक्शन प्लान जो है गुजरात के मुख्यमंत्री ने तैयार कर लिया है। आइए उनसे ही जानते हैं कि कैसे वो सामना कर रहे हैं गुजरात में कोविड-19 के खिलाफ इस सीएम डैशबोर्ड के जरिए। विजय जी, कोविड-19 के अगेंस्ट में गुजरात पूरी तरीके से तैयार है और जानना चाहेंगे कि सीएम डैशबोर्ड के जरिए आप कैसे पूरे गुजरात पर नजर बनाए रखे हैं। वैसे तो पूरा विश्व और भारत और गुजरात भी इसके सामने जूझ रहा है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के जो संदेश दिया था उसमें बताया था कि इसका एक ही मात्र उपाय है कि सोशल डिस्टेंस, और दूसरा है कि हम लॉकडाउन को अच्छी तरह से उसका अमल करें। इसका मतलब ये है कि लोगों का आपस में मिलना जुलना कम से कम हो, तभी हम इसमें से अच्छी तरह से विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा, और मैं मानता हूँ इस सदी का इतना बड़ा संक्रमण, कोई एपिडेमिक, तो ये मैं मानता हूँ कि सबसे पहला होगा कोरोना का। हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई अब सबको अपने घर पे ही रहना है, अपने ऑफिस में ही रहना है, और लक्ष्मण रेखा बनाकर हमको चलना है। आपको बताऊं मैं कि 20 तारीख से आज तक मैं भी बाहर निकला नहीं हूँ। मेरा घर और ऑफिस एक साथ है, तो मैं यहीं हूँ। लेकिन यहाँ से पूरा गुजरात में
अंतिम छोर तक मैं कनेक्टेड हूँ, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग के कारण। जैसे देख रहे हैं आप, मैं डॉक्टर के साथ भी, पेशेंट के साथ, पुलिस के साथ, हमारे अफसरों के साथ, इवन हमारे मंत्रियों के साथ भी। पहला केस 19 तारीख को हमारे यहाँ एक केस पॉजिटिव मिला, तब से हमने ये डिस्टेंस चालू कर दिया। 22 को जनता कर्फ्यू था, फिर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 23, 24, 25 3 दिन का लॉकडाउन किया था, और 24 को शाम को रात को 12 बजे से पूरे देश को लॉकडाउन हो गया है। तो आज तक हम लोग यहाँ बैठे बैठे पूरे गुजरात की व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी लोगों को लॉकडाउन के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, लॉकडाउन में सभी को आवश्यक चीज वस्तु मिलती रहे घर पे, लॉकडाउन के वक्त जितनी भी समस्या उसका निराकरण हो, कोई भी पेशेंट उसका भी किस तरीके से पॉजिटिव केस और उनकी चिंता करना, क्वारंटाइन उनकी भी चिंता करना, और जो सीरियस जो हेल्थ की दृष्टि से बन रहा है उसका भी यहाँ से बैठे बैठे डिसीजन ले रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गांव लौट रहे दिहाड़ी मजदूरों को ठहराने के लिए नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद नगर निगम ने इन मजदूरों के लिए कई रैन बसेरों में 1000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था की है, ताकि गांव लौट रहे इन मजदूरों को वहां रहने की दिक्कत ना हो। ऐसे ही एक रैन बसेरे में कुछ मजदूरों को ठहराया गया, जहां उनके लिए बेड के साथ गद्दों और तकियों का भी इंतजाम किया गया, ताकि लॉकडाउन के दौरान ये मजदूर वहां आराम से रह सकें। साथ ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा गया। जो भी मजदूर बाहर से आते हैं उनको यहाँ रहने के लिए कहा जा रहा है। स्थिति कमोबेश ये है कि लोग यहाँ पर जो रुके हैं वो जाना चाहते हैं अपने गांव, लेकिन अभी इजाजत नहीं है। बड़ी संख्या में गांव लौट रहे मजदूरों से कोरोना के फैलने का खतरा है। यही वजह रही कि सभी राज्यों की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई और जगह जगह इन मजदूरों के रहने और खाने पीने के इंतजाम कर दिए गए। गाँव जाने के लिए निकला था, लेकिन आगे से हमें रोक के नहीं, भाई बीमारी का खतरा है, इस वजह से हमें रोक लिया गया और यहाँ विश्राम गृह में छोड़ दिया गया इलाके। कोरोना से निपटने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुपुरुर में जिला प्रशासन की ओर से एक डिसइंफेक्शन टनल बनाई गई है। ये टनल बाजार के गेट पर लगाई गई है। हाथ धोने के बाद लोग इस टनल से होकर गुजर रहे हैं। इस टनल के अंदर से गुजरने वाले लोगों पर एक तरह के केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। ये अपनी तरह का देश में पहला डिसइंफेक्शन टनल है, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अब सीआरपीएफ के जवानों की भी मदद ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश भर में तैनात सीआरपीएफ के जवानों से राहत के काम में मदद ली जा सकती है। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सीआरपीएफ के जवान पुलिस की मदद करेंगे। साथ ही एम्बुलेंस और पानी के टैंकर भी सीआरपीएफ की मदद से जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाएंगे। लोगों के बीच कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने में भी इन जवानों की मदद ली जा सकती है। यही नहीं, सामान ढोने के लिए भी सीआरपीएफ की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरतमंदों में खाने पीने का सामान बांटने में भी सीआरपीएफ के जवानों की मदद ली जा सकती है। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके के एक गुरुद्वारे में 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनके रहने की व्यवस्था कर बस के जरिए उन्हें ले जाया गया। देख सकते हैं जो बस यहाँ से निकल रही है, मजनू के टीले से जो बस निकल रही है, गुरुद्वारा के अंदर से निकली 2 बस लगातार यहाँ पर निकल रही है, एक दूसरी बस निकल रही है। ये सभी बस में आप देख सकते हैं पहले ही जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जवान यहाँ पर तैनात है, और अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग पिछले 28 तारीख से फंसे हुए थे यहाँ पर, और लगातार जो है अपील कर रहे थे दिल्ली सरकार से, पंजाब सरकार से कि इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। और फिलहाल इनको दिल्ली के नेहरू विहार ले जाया गया है, प्रशासन यहाँ से लेकर गया है, और जो एसडीएम थे इलाके के वो यहाँ पर पहुंचे थे। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए थे 200 से ज्यादा लोग थे, उन्हें सैनिटाइज किया गया, और सैनिटाइज करने के बाद उन्हें दिल्ली के नेहरू विहार लेकर जाया जा रहा है। और जो इनका खाने का जो प्रबंधन है वो गुरुद्वारा कमेटी ही करती रहेगी। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से झारखंड के साहिबगंज में वीडियो कॉल के जरिए निकाह हुआ। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद लड़की के घर पहुंचे एक इमाम ने कुछ लोगों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए निकाह कराया। तुम्हारा निकाह मोहम्मद मकसूद अंसारी से करने जा रहा हूँ, क्या तुम इजाजत देती है? कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए निकाह का ये तरीका अपनाया गया और वीडियो कॉल के जरिए ही निकाह की सभी रस्में पूरी की गईं। कोरोना वायरस की वजह से
बाराती को रोक दिया गया और जो है उसका निकाह जो है मोबाइल के जरिए से कर दिया गया है। निकाह के दौरान लड़की के परिवार वालों के साथ वहां कुछ गवाह भी मौजूद रहे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में अब तक 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल एक और सफदरजंग के डॉक्टर में भी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। एक ही दिन में दिल्ली में 4 डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, क्या और पता चल पाया? जी, आज ये एक और अभी मामला सामने आया है जो कि सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर हैं। बताया जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री विभाग में ये डॉक्टर जो है वो तैनात हैं और ये हाल ही में विदेश से लौट कर आई हैं। ऐसे में इन्होंने कुछ सिम्टम्स महसूस किए और उसके बाद से इन्फेक्शन पॉजिटिव होने के बाद से ये अस्पताल में भर्ती है। इतना ही नहीं, एक और डॉक्टर जो कि सफदरजंग अस्पताल में इस टीम में है, मेडिकल टीम है जो कि कोरोना का इलाज कर रही है, उनको भी अभी सिम्टम्स मिले। हालांकि अभी तक उनका रिजल्ट अवेटेड है, लेकिन ये दोनों जो डॉक्टर्स हैं फिलहाल इनको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है सफदरजंग का वहाँ पर भर्ती किया गया है और फिलहाल इलाज चल रहा है। तो दिल्ली में विदेश से लौटे एक और डॉक्टर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कुल मिलाकर दिल्ली में 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ते ही N95 मास्क की मांग भी काफी तेजी से बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी महीने से अब तक N95 मास्क की मांग 29,000 गुना बढ़ गई। कोरोना वायरस के फैलने से पहले देश में रोजाना करीब 1700 N95 मास्क बिकते थे, जबकि इस वक्त देश में रोजाना करीब 4 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क बेचे जा रहे हैं। इसके बाद भी इन मास्क की कमी बनी हुई है, क्योंकि देश में रोजाना करीब 10 करोड़ मास्क की जरूरत है। मांग बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पहले ये मास्क 150 रुपए में मिलता था, जबकि अब इसकी कीमत 350 से 400 रुपए तक पहुंच गई। अमेरिका में हुए एक रिसर्च में दावा किया गया कि भारत में कोरोना वायरस का उतना कहर नहीं दिखेगा जितना अमेरिका और यूरोप के देशों में दिख रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई इस रिसर्च के मुताबिक जिन देशों में टीबी के टीके दिए जाते हैं उन देशों में कोरोना वायरस के मामले काफी कम रह सकते हैं। ये बात भारत के पक्ष में जाती है, क्योंकि भारत में 1962 से ही नेशनल टीबी प्रोग्राम के तहत BCG के टीके लगाए जा रहे हैं। टीबी से बचाने के लिए BCG के ये टीके बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर ही लगाए जाते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि जिनको ये टीके लगाए गए हैं उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बाकियों के मुकाबले ज्यादा है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों और उसकी वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा उन देशों में ज्यादा है जहां बच्चों को BCG के टीके नहीं लगाए जाते। इटली, स्पेन और अमेरिका में BCG के टीके नहीं लगाए जाते और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से वहां कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। इसके उलट भारत, जापान और ब्राजील जैसे देशों में कोरोना के मरीजों की तादाद काफी कम है और इन देशों में बच्चों को BCG के टीके लगाए जाते हैं। जानकारों का मानना है कि जिन देशों में BCG के टीके लगाए जाते हैं उन देशों में कोरोना के संक्रमण का खतरा 10 गुना कम है। ब्रिटेन के अखबार मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के खिलाफ BCG की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। मुंबई में नकली सैनिटाइजर बनाने का सिलसिला नहीं थम रहा। वहां के साकीनाका इलाके में एक फैक्ट्री पर छापेमारी में 22 लाख रुपए की कीमत का नकली सैनिटाइजर बरामद किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच को इलाके में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टीम जब फैक्ट्री पहुंची तो वहां गंदगी के बीच सैनिटाइजर बनता देखकर हैरान रह गई। फैक्ट्री के अंदर जगह जगह कार्टन रखे हुए दिखाई दिए। वहां बड़े बड़े ड्रमों के साथ जमीन पर केमिकल से भरे हुए कुछ कैन भी नजर आए। बताया गया कि लाइसेंस न होने के बावजूद फैक्ट्री में धड़ल्ले से सैनिटाइजर बनाया जा रहा था। 500 मिलीलीटर के 1632 बॉटल्स थे, तो 5 लीटर के 360 कैन थे। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने नकली सैनिटाइजर की फैक्ट्री चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पर इससे पहले पुणे में भी नकली सैनिटाइजर बनाने का मामला दर्ज हो चुका है। कोरोना के खिलाफ पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में पटना के 2 भाई लोगों की मदद कर रहे हैं और हर रोज भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो सड़क पर जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको खाना पहुंचा रहे हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा है उनको पानी दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना के ये 2 भाई हैं, शौर्य और अखिल, अपने घर से पूड़ी, सब्जी,
केला, ब्रेड लेकर सड़कों पर निकलते हैं। एक भाई खुद ऑटो चलाते हैं जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। शौर्य, क्या सोचकर घर से निकलते हैं? घर से ये सोचकर निकलते हैं कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं जो काफ़ी दूर से यात्रा कर रहे हैं या फिर रोज़ कमाने वाले हैं, वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। जैसे रिक्शा चालक हैं तो उनकी कमाई बंद है तो वो खाएंगे कहाँ से? तो जिनको ज़रूरत है, जो भूखे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको खाना खिलाने के लिए सोच के निकलते हैं। उनको खाना, कहीं वो कोरोना से पहले